शेयर्स भी रहते हैं, प्रीवियस सिक्योरिटीज भी रहते हैं, आप उस स्टेटस को भी इंजॉय कर रहे हो, प्लस न्यू शेयर्स आपने मार्केट से कंपनी से परचेज कर लिए। ऐसे राइट को हम कन्वर्टिबल का नाम देने की बजाय ऐसे राइट को नाम क्या देते हैं? ऑप्शंस का। क्या डिफरेंस को अंडरस्टैंड किए? अगर आपके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हुए और आपने उनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर लिया, आपके प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल हो गए और ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास आ गए। ऑप्शंस इन ऑपोजिट ऑफ कन्वर्टिबल, ऐसी पोटेंशियल चेंज है आपके शेयर कैपिटल में, ऐसा राइट है, अगर आप उसको अवेल करते हो तो होगा क्या? अवेल करने का मतलब ये है कि उस राइट के अंगेंस्ट में आप कंपनी के स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर सकते हो, ऑर्डिनरी शेयर्स, एक ऐसी प्राइस पे जो करंट मार्केट प्राइस से कम होगी। और अगर आप ये राइट अवेल कर लेते हो, ऑप्शन अवेल कर लेते हो, तो आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज भी रहेंगी और न्यू सिक्योरिटीज भी आ जाएंगी। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? अब इसकी न्यूमेरिकली हमने एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसके लिए बेटा हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने कन्वर्टिबल्स में क्या किया था। कन्वर्टिबल में होता क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ते हैं, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ता है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ते हैं। यस, इसके अलावा एक और काम करते हैं कन्वर्टिबल में। जब आप कन्वर्ट करवा लेते हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर स्टेटस खत्म हो गया, वो सिक्योरिटी कैंसिल हो गई, तो उसके अंगेंस्ट में डिविडेंड भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था। तो आप क्या करते थे? अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करते थे। और अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं तो उनके अंगेंस्ट में जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो भी अब अवेलेबल हो जाएगा आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास। तो आप अवेलेबल जो एक्स अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसमें इंटरेस्ट को ऐड बैक करते थे, लेकिन कौन सा? इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। यहां आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस के अंगेंस्ट में कोई एग्जिस्टिंग स्टेटस आपका खत्म नहीं हो रहा, यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं। ऑप्शंस के अंगेंस्ट में अर्निंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स इफेक्ट हो रहे। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करें? क्योंकि ऑप्शंस में भी हम अपने एग्जिस्टिंग जो जिनको हम राइट ये देते हैं उनको हम ये फेवर दे रहे हैं कि जो भी मार्केट प्राइस होगी उससे कम प्राइस में आपको हम ये बेनिफिट देंगे, नए शेयर्स देंगे, तो उनको फेवर जा रही है। और जहां पे भी फेवर जा रही है वहां पे क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? एडजस्टमेंट फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। अब ऑप्शंस के अंगेंस्ट में एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका का टोटली डिफरेंट है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? देखो, ये ऑप्शंस हैं, राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस? ठीक है, आप चाहो तो ऑप्शन अवेल कर लो, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर को लगता है कि इस वक्त सिचुएशन मेरी फेवर में है, वो ऑप्शन को एंटरटेन करेगा, अवेल करेगा, अदरवाइज उसको क्या करेगा? स्किप कर देगा। तो ऑप्शंस में एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका कार ये होता है कि हम ऑप्शंस के अंगेंस्ट में फ्री शेयर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो फ्री शेयर्स कौन से? देखो, फर्ज कीजिए हम ऑप्शंस में राइट दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को कि आप हमसे 1 लाख शेयर्स परचेज कर सकते हो, मार्केट में प्राइस है $10, आप हमसे परचेज कर सकते हो $8। हम कितने का बेनिफिट दे रहे हैं? $2 का जो बेनिफिट दे रहे हैं, हम इसे फाइनेंशियल टर्म्स में लेने की बजाय हम कहते हैं इक्वलेंट टू $2 कितने शेयर्स उनको फ्री जा रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 10 के हिसाब से चार्ज करेंगे और जो रिमेनिंग शेयर्स रह जाएंगे उन्हें फ्री शेयर्स कहते हैं। और वो फ्री शेयर्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में आउटस्टैंडिंग शेयर्स में ऐड कर देते हैं। अब मैंने जो आपको लिखकर फॉरवर्ड किया था उसमें उसको निकालो, वहां पे मैंने फ्री शेयर का फॉर्मूला भी आपको मेरा ख्याल है मेंशन किया होगा। देखो तो यस, पेज नंबर 5 पे देखिएगा बेटे जाकर। बेटा ये पंखा ऑन करवाएं। उसमें देखो लिखा हुआ है कि अगर आपसे कहा जाए कि ऑप्शंस एंड वारंट्स के अंगेंस्ट में ईपीएस फाइंड आउट करें, ऑप्शंस और वारंट्स के अंगेंस्ट में जो ईपीएस होगी वो हमेशा डाइल्यूटेड होगी। वो डाइल्यूटेड कौन सी ईपीएस को कहते हैं? जो एग्जिस्टिंग बेसिक ईपीएस से कम होगी। तो अब आप खुद सोचिए, ऑप्शंस और वारंट्स के अंगेंस्ट में न्यूमरेटर इफेक्ट नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है,
और डिनोमिनेटर का आंसर के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है। डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर खुद ब खुद कम हो जाता है। तो जब आप डिनोमिनेटर में ऑप्शंस के फ्री शेयर लिखोगे ऑटोमेटिकली ईपीएस का आंसर कम आएगा। इसलिए देखो मैंने स्टार्ट में ही पेज नंबर 5 में लिख दिया कि वारंट्स और ऑप्शंस के केस में जो ईपीएस होगा वो कौन सा होगा, डाइल्यूटेड। अब फ्री शेयर्स बेटे आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, आप ऑप्शंस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हो, आप ऑप्शंस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हो, ये नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, प्राइस के डिफरेंस से। कौन सी प्राइस, जो अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल पुट की कि फर्ज करो $10 का शेयर है मार्केट में इस वक्त और आप अपने शेयर होल्डर को कितने में ऑफर कर रहे हो, 8 में, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि ऑप्शंस के टाइम में जो एवरेज मार्केट प्राइस है उसको माइनस कर दीजिए एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस किसे कहते हैं, जिस प्राइस पे आपका कस्टमर ऑप्शंस के अगेंस्ट में आपसे शेयर्स परचेज करेगा, जिस प्राइस पे आप ऑप्शंस ऑफर कर रहे हो उसे कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। और बेटा उसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, एवरेज मार्केट प्राइस से। तो इससे आपके पास फ्री शेयर्स आएंगे और क्या करोगे, अर्निंग अवेलेबल डिवाइडेड बाय एक्स नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस फ्री शेयर्स। डू यू अंडरस्टैंड इट? ओके जनाब, ओपन योर बुक्स। उसमें आइएगा बेटे एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर इज 359। एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर 359। Bronze Limited had total earning during the year 2003 of rupees 25 million and it has 5 million ordinary shares in issue। अच्छा, रिक्वायरमेंट की तरफ पहले चलते हैं और मुझे बताइएगा कैसे फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। जब बेटे वो आपसे बेसिक ईपीएस रिक्वायर करे तो बिफोर दिस चेंजेस से जो पहले ईपीएस होता है वो कहलाता है बेसिक, और इन चेंजेस के बाद जो है चाहे वो कन्वर्टिबल्स हैं या ऑप्शंस वारंट्स हैं उनके बाद जो ईपीएस आएगा वो कौन सा, डाइल्यूटेड। अब देखो पहली लाइन में उसने चेंज का जिक्र नहीं किया तो सिंपल बिफोर चेंज आपके पास अर्निंग अवेलेबल 25 मिलियन और ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास 5 मिलियन, तो बेसिक ईपीएस आपके पास आ गया 5। अब इसमें जो भी उसने क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है उसको एडजस्ट करते हैं और न्यू ईपीएस फाइंड आउट करते हैं। देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस, कितने हैं, 4 लाख। आपने 4 लाख शेयर्स इशू करने का राइट दिया है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, विच कैन बी एक्सरसाइज्ड at a future date at an exercise price of rupees 25 per share। एवरेज मार्केट प्राइस जो है वो 40 है लेकिन आपने ऑप्शन किस प्राइस पे दिया है, 25 पे। कैसे फ्री शेयर्स फाइंड आउट करने हैं, प्राइस का देखो कितना डिफरेंस है, प्राइस का कितना डिफरेंस है, 15 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज प्राइस से डिवाइड करो और एवरेज मार्केट प्राइस कितनी, 40। तो बेटा 15/40 किससे मल्टीप्लाई होना है, ऑप्शंस में जितने शेयर्स ऑफर कर रहे हो, और कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हो, 4 लाख। तो करके देखो फ्री शेयर्स कितने आते, 1,50,000। इज इट क्लियर? अब क्या करोगे, अर्निंग पे कोई इफेक्ट होगा, नो, अर्निंग आपकी वही रहेगी 25 मिलियन, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाएंगे। 5 मिलियन में ये ऐड कर दोगे तो देखो डाइल्यूटेड ईपीएस उसने सही कैलकुलेट की हुई है। हाँ जी जनाब, इजी है, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। आइए जरा जो मैंने आपको फॉरवर्ड किए नोट्स उसमें पेज नंबर 5 में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इस चैप्टर से रेलेवेंट। ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन,
डाइल्यूशन का आपने सीक्वेंस अपने पास क्या रखना है? देखो बेटे, आपने डाइल्यूटेड ईपीएस किस किस के एंगेज में इन्वॉल्व होता है ये बताओ? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड ऑप्शंस। इनके एंगेज में हमेशा इन चेंजेस की वजह से आपका बेसिक ईपीएस, जो आपका नया ईपीएस आएगा वो बेसिक ईपीएस से कम होगा, डाइल्यूशन होगी। अब ये जितनी भी चेंजेस हैं ये एक्सपेक्टेड हैं, ये चेंजेस पॉसिबल हैं कि हों, और ये चेंजेस ये भी पॉसिबल हैं कि इन राइट्स को आपके स्टेक होल्डर अवेल ना करें, आपका इन्वेस्टर अवेल ना करे। उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कन्वर्जन करवानी है या नहीं करवानी, ऑप्शंस के केस में राइट्स परचेज करने हैं या नहीं करने, ये उन पर डिपेंड करता है ना। हम ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्या जहन में रख के फाइंड आउट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने ये राइट अवेल कर लिए तो ईपीएस पे क्या इफेक्ट होगा। अभी उन्होंने ये राइट एक्सरसाइज किए नहीं है, अगर एक्सरसाइज कर लिया तो ईपीएस पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखो, एक्सरसाइज करने की डेडलाइन तो आपने दी होती है, मैच्योरिटी टाइम तो दिया होता है, कुछ उसी टाइम में कन्वर्ट करवा लेंगे, कुछ पॉसिबल है कि बाद में कन्वर्जन करवा लें, तो कन्वर्जन का टाइम पीरियड भी वेरी करता है। ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आता है कि किस ट्रांजैक्शन को पहले अकाउंट फॉर किया जाए, किस ट्रांजैक्शन को बाद में अकाउंट फॉर किया जाए। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पहली कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की, उसमें जो एक्चुअल चेंजेस आ रही हैं शेयर कैपिटल में, आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें राइट इशू थे और बोनस इशू थे। ये एक्चुअल चेंज आता है आपके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में, और उसमें हम डेट के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। बोनस शेयर पहले है तो उसको पहले, राइट इशू पहले है तो उसको पहले ट्रीट करना है। हम सीक्वेंस को क्रोनोलॉजिकली उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ये तो एंटीसिपेटेड चेंजेस हैं जो फ्यूचर में आएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि अभी आपको कंफर्म नहीं है कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने राइट को पहले एक्सरसाइज करेंगे या कन्वर्टिबल बॉन्ड होल्डर अपने राइट को पहले एक्सरसाइज करेंगे या ऑप्शन होल्डर अपने राइट को पहले एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें ये सीक्वेंस कंफर्म नहीं। ऐसी सिचुएशन में अगर क्वेश्चन के अंदर सारे डाइल्यूटेड ईपीएस के ऑप्शन उसने क्वेश्चन में दिए हुए, तो क्वेश्चन को किस सीक्वेंस से सॉल्व करोगे, उसे कहते हैं, देखो मैंने क्या हेडिंग दी हुई है, ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन। अगर क्वेश्चन में, फिर से सुनिए, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन आपको सिखा क्या रहा है। क्वेश्चन में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, तीनों चीज़ें दी हुई हैं। अब वी डोंट नो कि किस सीक्वेंस में ये कन्वर्जन होगी, लेकिन आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि आफ्टर दीज कन्वर्जन, आफ्टर दीज चेंजेस बताओ डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा, तो हम सीक्वेंस क्या फॉलो करें। आपको चैप्टर का लास्ट पार्ट ये सिखा रहा है, और उसमें पढ़ो मैंने क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन क्या लेनी है आपने, मोस्ट डाइल्यूटिव। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन से लीस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन से लीस्ट डाइल्यूटिव। अब मैंने ये लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि मोस्ट डाइल्यूटिव कौन सा है, तो मैंने लिखा कि आप इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड आउट करें। याद है प्रीवियस छोटे छोटे एग्जांपल्स में आप लोगों ने पूछा भी था, वो बेसिक भी फाइंड आउट करता था ईपीएस, डाइल्यूटेड भी और इंक्रीमेंटल भी करता था। इंक्रीमेंटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ऑप्शन है उसकी अर्निंग डिवाइडेड बाय उसी के नंबर ऑफ शेयर्स। इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, इसकी बेस पे जो हम ईपीएस फाइंड आउट करते हैं वो कौन सा होता है, इंक्रीमेंटल। तो आपने हर ऑप्शन का इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड आउट कर लेना, जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है वो मोस्ट डाइल्यूटेड। क्यों, लॉजिकली समझाएं मुझे। जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है वो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव है। सबसे कम का मतलब है कि वो ईपीएस में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, उसकी वजह से बेनिफिट सबसे कम हो रहा है, वो मोस्ट डाइल्यूटिव होगा। और आपने मोस्ट डाइल्यूटिव से लीस्ट डाइल्यूटिव की तरफ जाना है और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होगा, जितने
क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, हर ऑप्शन के अंगेंस्ट में इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड आउट कर लो। हर ऑप्शन के अंगेंस्ट में इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड आउट करके उसकी रैंकिंग कर लो। जिसका ईपीएस सबसे कम है रैंक 1, जिसका ईपीएस उससे ज्यादा रैंक 2, जिसका ईपीएस उससे ज्यादा रैंक 3, और इसी रैंकिंग को फॉलो करते हुए आपने इंक्रीमेंटल अर्निंग और इंक्रीमेंटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स फाइंड आउट करके डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो मैंने डिस्कशन की इस तरह आपको क्लियर नहीं होगा, पहले एग्जाम्पल बुक की हम डिस्कस करते हैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन करवाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, पेज नंबर 360। फोकस करना है, हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसे मैंने डिस्कस करना है। सॉल्व हुआ है, आपसे एग्जाम्पल उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। देखो बेटे, इस क्वेश्चन में है क्या, कहते हैं कैलकुलेट करो। फोकस रखिएगा बेटे सब बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 21, रिक्वायरमेंट इज, रिक्वायरमेंट हमेशा की तरह वही है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। और इस क्वेश्चन में मेरा ख्याल है उसने सारे ही ऑप्शंस दे दिए हमें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू ओलंपिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं बेटे 2 मिलियन के, और अर्निंग है 6 मिलियन की, और एवरेज मार्केट प्राइस है 80 की। ऑप्शंस में 6 लाख शेयर्स का आपने ऑप्शन दिया है, और किस प्राइस पे, 60 पे। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फ्री शेयर्स फाइंड आउट करोगे। फ्री शेयर्स जल्दी से फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, 80 माइनस 60, 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, कितने बनते हैं। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस के अंगेंस्ट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने से बढ़ेंगे, 1,50,000। ऑप्शंस के अंगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, 1,50,000। अर्निंग कितनी बढ़ेगी, अर्निंग नहीं बढ़ेगी। तो क्या इसका इंक्रीमेंटल ईपीएस होगा, नहीं। इंक्रीमेंटल ईपीएस कब होगा, जब अर्निंग भी इंक्रीज हो अलोंग विद शेयर्स। तो ऑप्शंस के अंगेंस्ट में तो अर्निंग है ही नहीं है कोई इंक्रीमेंटल, तो इसका ईपीएस हमेशा क्या आएगा, इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 आएगा, कोई नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिलियन के कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिनकी पार वैल्यू कितनी है, 10। ये 7% क्या होता है बेटे, डिविडेंड रेट। डिविडेंड का रेट नंबर ऑफ शेयर्स पे अप्लाई करते हैं या उनकी टोटल पार वैल्यू पे, टोटल पार वैल्यू पे। ठीक है बेटे, अगर 1 मिलियन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ उनकी पार वैल्यू है, तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर की टोटल वर्थ कितनी होगी, 10 मिलियन। इसका 7% लो मेरा बेटा, 7 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को मैं ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेती हूँ, अर्निंग में इंक्रीज आएगा, यस। कितना इंक्रीज आएगा, इक्विवेलेंट टू दिस डिविडेंड। अब ये मैंने क्या स्टेटमेंट बोल दी बेटे, ये पहले प्रेफरेंस शेयर्स थे, इनके अंगेंस्ट में हमें कितना डिविडेंड था, 7 लाख का डिविडेंड हमें पे करना पड़ रहा था। तो जब मैं इनको कन्वर्ट करवा लूंगी, इनका स्टेटस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नहीं रहेगा, तो मुझे ये 7 लाख का डिविडेंड पे करना नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा बेनिफिट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कन्वर्जन की वजह से अर्निंग में ये इंक्रीज आएगा 7 लाख। और क्या ऑर्डिनरी शेयर्स भी बढ़ेंगे, यस। कितने, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टिबल इन 2008। करंटली हम कौन से साल में बैठे हुए, 2005 में, और वो कन्वर्ट हो सकते हैं 2008 में इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर। 10 प्रेफरेंस शेयर के बदले में 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 1 मिलियन। जब कन्वर्ट करवाओगे तो ये कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, 3 लाख। कैसे किया, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो
कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से होगा क्या, 7 लाख की अर्निंग में इंक्रीज आएगा और नंबर ऑफ शेयर्स में कितना इंक्रीज आएगा, 3 लाख। तो अगर मैं आपसे कहूँ इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे, 7 लाख बाय 3 लाख। समझ में आ रहा है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 4% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की वैल्यू है बेटे 5 मिलियन। ये 4% क्या है, शाबाश। 5 मिलियन का 4% कितना बना, 5 मिलियन का 4% कितना बना, 2 लाख। कैलकुलेट करके देखो कितना बनता है। बिफोर कन्वर्जन हम अपने बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 2 लाख। कोई पार्टिसिपेशन नहीं करवाऊं क्वेश्चन, 2 लाख का। बिफोर कन्वर्जन में अपने बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रही हूँ 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कभी भी लेना है हमेशा आफ्टर टैक्स। टैक्स कितने परसेंट है, तो आफ्टर टैक्स कितने परसेंट, 70%। कितना बना, ओके। अब सुने मेरी बात, अगर मैं बॉन्ड्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेती हूँ तो 1,40,000 का आफ्टर इंटरेस्ट मुझे इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। ये अर्निंग अवेलेबल हो जाएगी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। तो अर्निंग में 1,40,000 का इंक्रीज होगा और कन्वर्जन के बाद ऑर्डिनरी शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे उसके लिए बेटा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन 2009। हालांकि ये देखो उसने ये तो बता दिया कि पहले कन्वर्जन पॉसिबल है प्रेफरेंस शेयर्स की और बाद में वो कब पॉसिबल है प्रेफरेंस की, 2008 में। और बॉन्ड्स की कन्वर्जन कब एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपने ये डेट के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, ठीक है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 2009 इन 20 न्यू शेयर्स फॉर एवरी ₹100 ऑफ बॉन्ड्स। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, 5 मिलियन इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना बनता है, 1 लाख। तो 1 मिलियन, ओके जनाब। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, इसका भी आपके पास क्या आएगा, इंक्रीमेंटल ईपीएस। अब ये देखो उसने सोल्यूशन में देखो कैसा किए, चेक करो। ऑप्शंस के केस में इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 क्योंकि अर्निंग में इजाफा ही नहीं हो रहा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कितने हैं, 2.33, और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के केस में कितना आ रहा है इंक्रीमेंटल ईपीएस, 0.14। ऐसा ही है। अब देखो उसने रैंकिंग की भी है और मैंने आपसे क्या कहा था, मोस्ट डाइल्यूटिव से लीस्ट डाइल्यूटिव, या इसको यूं याद रख लो, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रख लिया, मोस्ट डाइल्यूटिव से लीस्ट डाइल्यूटिव। और ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखना है, जिसका ईपीएस सबसे कम है उसका रैंक 1। सबसे कम ईपीएस हमेशा किसका होगा, ऑप्शंस का। उसके बाद ईपीएस की वैल्यू किसकी आती है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। देखो उसने उसको रैंक 2 दिया हुआ है ना, और सबसे ज़्यादा जिसका ईपीएस है वो लास्ट रैंक पे आता है, रैंक नंबर 3। अब सॉल्यूशन में जाओ, उसने वर्किंग के बाद इसी सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है। उसने सबसे पहले देखो लिखा है बेटे बेसिक ईपीएस, और बेसिक ईपीएस के लिए क्वेश्चन में उसने देखो आपको अर्निंग दी हुई थी 6 मिलियन की और नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए थे बिफोर चेंज, 2 मिलियन। उसने 6 मिलियन को 2 मिलियन से डिवाइड किया तो ईपीएस आपके पास कितनी आई, 3। यहाँ तक क्लियर। अब वो रैंकिंग के सीक्वेंस को फॉलो करता है। पहले हमने किसको अकाउंट फॉर करना है, ऑप्शंस। तो कहते हैं जब आप ऑप्शन जिसका रैंक 1 आपने रखा हुआ है इसको लेते हो तो अर्निंग में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 1,50,000 से बढ़ जाएंगे तो आपकी अर्निंग 6 मिलियन और आपके नंबर ऑफ शेयर्स 2.15 मिलियन। तो एक्यूमुलेटेड जो डाइल्यूटिव आपके पास ईपीएस आएगा वो 2.79 है। ये कैसे कैलकुलेट किया होगा उसने, 2.79 डिवाइडेड बाय 6 मिलियन। फिर उसके बाद उसने कहा कि रैंक 2 हमने दिया था कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, इसकी वैल्यूज को काउंट फॉर करो। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स की सेविंग हुई, 1,40,000 की उसने अर्निंग में ऐड किया।
और कन्वर्जन की वजह से 1 मिलियन हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे थे, वो ऐड किए तो आपके पास अर्निंग 6.14 मिलियन और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 3.15 मिलियन। इसकी बेस पे उसने जनाब फाइंड आउट किया ये भी 1.95 बेसिक जो 3 है उससे कम था, इसलिए उसने क्या कहा, डाइल्यूटेड। लास्ट में उसने रैंक 3 को ऐड किया। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से अर्निंग में इजाफा हो रहा है 7 लाख का और नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो रहा है 3 लाख का, तो आपकी अर्निंग 6.84 और आपके शेयर्स 3.45। इसकी बेस पे जब उसने कैलकुलेट किया EPS 1.98, EPS 1.98 का कंपैरिजन अगर प्रीवियस चेंज के EPS के बात करें वो 1.95 था, तो कहते हैं ये जो 1.98 है एज कम्पेयर टू 1.95 बढ़ रहा है, इसलिए उसने इसको डाइल्यूटिव कहने की बजाय क्या कहा, एंटी डाइल्यूटिव। इज इट क्लियर? चलो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये भी मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखाएं, फिर डिस्क्लोजर ये कि नोट्स में आपने इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना। मैं करवा देती हूँ, अभी करवा देती हूँ। ये जो मैंने डिस्कस किया है बस मुझे एक सॉल्व करके दिखा दो। एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 जल्दी से स्टार्ट कीजिए।